हाँ यही पढ़ रहे थे ना। क्या था सवाल? फ्रीजिंग ऑफ लेक। हाँ ये तो ठीक था। इसका एक सवाल भी था यार। हाँ ये रहा। हाँ भाई। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं। हाँ भाई, कहो। आई फ्रीजिंग ऑफ लेक ना। हाँ बता रहे हैं। वो ये सब वही सवाल ही है, डेरिवेशन ही है ये। देखो, ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा है। पहली बात ये बताओ कि जब तक पूरा का पूरा पानी फ्रीज नहीं हो जाएगा, तब तक पानी का टेम्परेचर जीरो से घटने वाला नहीं। ये बात तो क्लियर है। तो दो तरह से प्रॉब्लम बनता है इसमें। बेसिकली हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे। हमको बस ये बात समझना है कि जब तक लेक में आइस बन रही है, जब तक लेक में आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक उस आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसका फेज चेंज हो रहा है। और जब तक फेज चेंज हो रहा है, तब तक टेम्परेचर में कोई बदलाव होने वाला। हम कह रहे हैं कि ऊपर मान लो कुछ -T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्लियर है? अगर यहां -T डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेगा वो? सबसे ऊपर वाली लेयर को पहले क्या बनाएगा? आइस। ठीक है ना? हम कह रहे हैं कि इसने कुछ टाइम में एक लेयर आइस बना दी। अब वो क्या करेगा? अब इस आइस का टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट नीचे क्या है? पानी। तो पानी क्या इस आइस का टेम्परेचर घटने देगा? नहीं। कहेगा अगर घटना है तो पहले हमको भी फ्रीज करो। तो ये आइस अपने पड़ोसी वाले को फ्रीज करेगा थोड़ी देर में, फिर थोड़ा और फ्रीज करेगा, फिर थोड़ा और फ्रीज करेगा, थोड़ा और फ्रीज करेगा। थोड़े समय बाद, टी टाइम बाद, ये कुछ एक्स फ्रीज हो जाएगा। और अगले dt टाइम में, टी टाइम बाद कितना फ्रीज हुआ है? एक्स। और अगले थोड़े से टाइम में ये और कितना फ्रीज हो जाएगा? dx। क्या ये मोटा मोटा हिसाब समझ आता है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ दिक्कत लग रहा हो, सर के ऊपर से जा रहा हो? ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं इस आइस का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? के। ये पानी, ये पानी क्या सॉलिडिफाई होके क्या बना है? आइस। तो इसने हीट दी होगी या हीट ली होगी? दी होगी। और आइस बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? यहां का टेम्परेचर है। तो क्या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट जाएगी? लेकिन इस हीट के जाने का रास्ता इस आइस से होकर जाता है। जाता है ना? हम कह रहे हैं इस आइस का थिकनेस कितना है? के। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? सॉरी, आइस का थिकनेस है एक्स और थर्मल कंडक्टिविटी के। कितना हीट यहां से निकलेगा, कितना हीट यहां से अरे कितना हीट यहां से जाएगा पर यूनिट टाइम, उसको हीट करंट बोलते हैं। dq बाई dt। dq बाई dt। ठीक है ना? ये dq बाई dt किसके बराबर है? dq बाई dt किसके बराबर है भाई? भाई थर्मल कंडक्शन वाला डेल्टा टी बाई आर। और आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए, मतलब एल बाई के ए। यही ना? तो हम के को ऊपर लिख रहे हैं, ए को ऊपर लिख रहे हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री, -10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, वो अलग की बात है। डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है इसका? एक्स। ठीक है, समझ गए? ये कहानी थी। dq क्या है? ये वो हीट है जो dx अमाउंट के आइस से फ्रीज होने के बाद निकली है। पहले dx अमाउंट का क्या था? पानी। अब वो dx अमाउंट का क्या बन गया? आइस। ठीक है ना? तो dq इज हीट रिलीज्ड ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ अगर तुम एक बात सोचो, a इंटू dx अमाउंट ऑफ वाटर। समझ आया क्या लिखा? ये a इंटू dx क्या वॉल्यूम हो जाएगा? अरे हो जाएगा a इंटू dx अमाउंट ऑफ वाटर।
इतने पानी को फ्रीज होने की वजह से जो हीट निकली है वो क्या है, डी क्यू। क्लियर है? इसका एरिया कितना है, ए, और थिकनेस कितना है, डी एक्स। सिलिंड्रिकल अगर होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक्स जो है वो क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक। तो सेम एज हमने कहा कि ये क्यूबिकल कंटेनर हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम लिखने का सिंपल तरीका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ कठिन लग रहा हो यहां तक तो बता दो। क्लियर है? डी क्यू को क्या एम इंटू एल लिखा जा सकता है? अब इस छोटे से हिस्से का मास बहुत ज्यादा है कि कम है, कम है, इसके कंपैरिजन में तो कम ही है। और मास बराबर क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हो? अरे जानते हो ना? तो रो इंटू डीवी, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी। बता दो, यहां तक कहानी क्लियर है? अरे आगे ना, हाँ, डी क्यू की जगह क्या लिख लें, एम इंटू एल या डी एम इंटू एल? इतने हिस्से से तो हीट निकली है ना जो बाहर गई है अभी, तो इसका डीएम इंटू एल। तो डीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, डीक्यू की जगह पहले ऐसे लिख लो, एल डीएम बाई डी टी बराबर कितना, के ए डेल्टा टी बाई, के डेल्टा टी बाई एक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। डीएम को क्या लिख सकते हो भाई, रो ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एक्स। तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा dx बाई डी टी बराबर कितना, क्या a से a काट दें, dx बाई डी टी बराबर क्या लिख लेंगे, k डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रो एल एक्स। अरे क्लैरिटी है? इस dx बाई डी टी को बोलते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी। यस एग्जैक्टली, किस रफ्तार से ये आइस बन रहा है। यहां तुमसे सवाल में यही पूछा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर। क्लियर है? बस इतना ही सवाल पूछा है। तो रो के डेल्टा टी बाई रो एल एक्स, के तो के हो गया, डेल्टा टी कितना, सवाल के हिसाब से कितने का टेम्परेचर डिफरेंस है, 0 और -26, मतलब 26। तो डेल्टा टी की जगह कितना हो जाएगा, 26 के रो एक्स एल। यही पढ़े थे ना कल? देखो, यहां पर हम ये बात निकाले थे, ए से ए कट गया, एल रो डी एक्स बराबर के टी बाई एक्स इंटू डी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेकर एक्स तक, तो हमको क्या मिला, रो एल एक्स इंटू डी एक्स बराबर के टी डी टी, 0 से लेकर टी तक। और यहां से हम एक रिलेशन बनाए कि हमारा टी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या इस हिस्से का, इस डेरिवेशन का ये छोटा वाला पार्ट समझ आए? अभी अंग्रेजी बहुत बड़ी लिखी है, तो कई बार ऐसा होगा कि हम इसको पढ़ते समय थोड़ा ध्यान ना दे पाए। क्लियर है? जैसे हम कल कर रहे थे, पढ़ते चले गए, फिर ढूंढ रहे हैं लास्ट में जाके कि आंसर क्या है। हम ढूंढ रहे थे, हमने ये पढ़ा ही नहीं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, रेट ऑफ पढ़ा ही नहीं, बस खाली क्या पढ़ा, इंक्रीज ऑफ थिकनेस, कितना आइस बढ़ जाए। क्लियर है ना? तो हम बार बार एक्स निकालने जा रहे थे, फिर हम इसमें ढूंढ रहे थे कि एक्स स्क्वायर कहां है। लेकिन अगर सोचो यही सवाल हम अवेयरनेस के साथ थोड़ा पढ़ें, तो आराम से हमको पता चल जाएगा कि dx बाई डी टी ही क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस। तो हमको dx बाई डी टी निकालना है, न कि x, न कि t। क्लैरिटी है? यहां से एक बात हमको पता चली है कि जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट किए, कैसे इंटीग्रेट किए, फिर से एक बार कर दो क्या इंटीग्रेशन, x वाले को एक तरफ कर लो, तो क्या लिखोगे, x इंटू डी एक्स बराबर के डेल्टा टी बाई रो एल, ये कांस्टेंट, और यहां क्या, डी टी। अब मान लो तुम कहां से कहां गए, x1 से x2 या 0 से x, 0 से x वो ठीक रहता है, बाद में तो हम आगे का सब कर ही लगाएंगे। 0 से लेकर x गए और 0 से लेकर t गए, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू के डेल्टा टी बाई रो एल इंटू टी। क्या रिलेशन मिल गया, रिलेशन मिल गया।
इसी रिलेशन को यूज करके कुछ छोटे छोटे रेशियो के सवाल बनाए जाते हैं। जैसे वो सवाल क्या होता है, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि एक कंटेनर है, बहुत बड़ा सा कंटेनर, इसमें हमने पानी भरा हुआ है। हमने कहा 2 मीटर यहां से, या 1 मीटर, 1 मीटर आइस बनने में, 1 मीटर आइस बनने में 2 घंटा लगा। कितना लगा? 2 घंटा। तो दो तरह से सवाल पूछा गया। पहला सवाल एक बनेगा कि बताओ 3 मीटर आइस बनने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, 2 मीटर एक्स्ट्रा 2 मीटर या नेक्स्ट 2 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर में कितना समय लगेगा। क्लियर? दो पार्ट हो गए। पहला क्या बोला, 1 मीटर बनने में कितना लगा? 2 घंटा। 3 मीटर बनने में कितना लगेगा? भाई क्या करेंगे हम, हम अपना फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या पढ़ के आए हो, के डेल्टा टी बाई रो एल इंटू टी। यही तो पढ़ के आए। मतलब तुमको यहां से क्लियरली पता चल रहा है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्लैरिटी है ना। तो पहला 1 मीटर बनने में मतलब T1 अपॉन T2 बराबर क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। पहला 1 मीटर बनने में कितना लगा है? 2 घंटा। तो 2 बराबर T2 बराबर x1 की जगह क्या लिख लें? 1, और x2 की जगह 9 लिखोगे। यस सर, क्योंकि 3 मीटर आइस बनने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, तो ऐसे पूरे का स्क्वायर, जो भी चाहो वैसे लिख लो। ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया जाए 9, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 18R, क्या 18 घंटा लग जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल देखो तो, एक्स्ट्रा 2 मीटर बनने में कितना समय लगा है। 1 मीटर बनने में कितना लगा है? 2 घंटा। 3 मीटर बनने में 18 घंटा। तो एक्स्ट्रा 2 मीटर में, अरे पगली है क्या, एक्स्ट्रा 2 मीटर, मतलब ये एक ही क्वेश्चन का ये कंडीशन है, इसी का एक ये ए पार्ट है और इसी का ये बी पार्ट है। एक्स्ट्रा 2 मीटर बनने में, 1 मीटर बनने में 2 घंटा लगा, 3 मीटर बनने में कितना लगा, 18 घंटा। तो वो जो बीच का 2 मीटर उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, 16 घंटा। अरे समझे कि नहीं, 18 माइनस 2, टी बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2। अरे क्लैरिटी है कि नहीं, बराबर कितना हो गया, 16। अरे यार नहीं आ रहा है क्या, सोचो ना यार, क्या खास बात है इसमें। हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा 2 का मतलब क्या है, 1 से लेके 3 के बीच का ना, किसके किसके बीच का, 1 से लेके 3 के बीच का। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये सोचिए, जैसे हमने जो dx बाई dt निकाला है, क्या निकाला है dx बाई dt, के डेल्टा टी बाई रो एक्स एल निकाला है ना, निकाला है ना। अब बस हम फालतू टाइम पास कर रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं आया है तो क्या x dx बराबर के डेल्टा टी बाई रो एल डी टी लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, अगर 1 से 3 पूछा है तो 2 तो 1 से 3 के बीच में ही आएगा ना। ऑलरेडी आइस कितना बन चुका था, 1 बन चुका था, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बना है, 2, मतलब 1 से लेकर कहां तक गए हो, 3। तो 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही तो बना। अरे क्लियर है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक। और क्लैरिटी है। और ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, अरे भाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर टी तक, सिंपल, कुछ मत करो। तो के डेल्टा टी बाई रो एल, अरे क्लियर है ना। और यहां पे इंटू टी, क्लियर। 0 से 1 बनने में कितना समय लगा है, 2, 0 से 1 बनने में 2। तो जब तुम इसका रिलेशन बनाओगे फर्दर, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तुमको क्या मिल रहा है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। मान लो अगर हम इसको कहते कि हम इसको x1 से लेकर x2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम यही तो करते ना भाई, करते कि नहीं करते, प्रोपोर्शनलिटी ये बनाते ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी याद करने से अच्छा है कि यही याद रखो, बाद में घटा देना। अब T1 अपॉन x2 की जगह लिखो 2 और x1 की जगह लिखो 0, सॉरी x2 की जगह 1 और x1 की जगह 0।
फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन T2, उसमें x2 की जगह लिखो 3 और x1 की जगह लिखो 1। क्लियर है? बात तो वही हो गई। चाहे ना कैसे पकड़ो, चाहे घुमा कैसे पकड़ो, तुम्हारी इच्छा है जैसे पकड़ना पकड़ लो। अरे बात समझे? तो बकवास बात है, कुछ नहीं। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ रहा है? सोचो, ये जो रिलेशन है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या इसी रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। पहली कंडीशन कहां से कहां बना है? 0 से 1, 0 से 1। तो T क्या लिखोगे? T कितना लगा है, कितना घंटा लगा है? 2 घंटा। 2 घंटा लगा है कहां से कहां तक? 0 से 1 बनने में। तो यहां तो 1 हो जाएगा अपने पास। अरे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दूसरा कितना समय लगा, मान ले कुछ भी मान ले, T मान ले, कहां से कहां तक? 2 से 1 से लेकर 3 बनने में, 1 से लेकर 3 बनने में। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 3 त्रिक का 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, तो T बराबर 16। ये तो आ रहा था। तो क्या है? अरे क्लैरिटी है? मान लो अब तुमसे इसी का एक दूसरा वर्जन पूछ ले। कुछ नहीं यार, बस फालतू टाइम पास है भाई साहब। ये बताओ, हम कह रहे एक कंटेनर है, इसमें हम पानी भरे हैं, इस कंटेनर में पानी भरा है 6 मीटर तक। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें पानी भरा है 12 मीटर तक। कितने तक भाई साहब? 12 मीटर। इसको पूरा फ्रीज होने में हम कह रहे हैं लग रहा है 3 घंटा। तो इसको पूरा फ्रीज होने में कितना समय लगेगा? बोलो क्या करोगे भाई? T1 अपॉन T2 बराबर x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। तो क्या हो गया? T1 बराबर, T1 कितना लगा है? 3, और T2 कितना लगा है पता नहीं। x1 कितना है? 6, और ये कितना? 12 गुणे 12, 4 हो जाएगा क्या? 12 मीटर है ना? हाँ, 12 घंटा ना? हाँ तो ठीक है ना। तो T2 बराबर कितना? 12 आवर्स। यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। 12। ये सवाल कठिन है? टाइम पास चीज है भाई, बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इंटीग्रेशन वाले टर्म बनाने में, अदरवाइज ये टफ नहीं है। ठीक है, भले पढ़ रहे। हाँ, क्या चीज? हाँ, क्या कह रही हो? सुनो, दीदी का सवाल सुन लो। जितना समय में इसमें आइस बन रहा है उतना समय इसमें बनेगा, तो कैसे बात बनेगी? हाँ, तो अगर ये भी पानी है, मैं कह रहा हूं ये भी पानी है, बस खाली कंटेनर का लेंथ बढ़ गया है, तो रेट बदल जाएगा। रेट बदल दें? हम कह रहे हैं ये भी अब पगली है क्या? बकवास बकवास सवाल कहां से आते हैं ऐसे तेरे मन में सवाल? ये भी पानी है, ये भी पानी है, यहां भी जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर, यहां सब सेम कंडीशन है। मैंने बोला कि अलग अलग कंडीशन है? बोला नहीं? तो फिर कुछ भी टाइम पास करना है। अरे पल्ले पड़ा। इसमें 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या? इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 बातें याद रखनी है। एक क्या? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग। किस रेट से आइस फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? dt बाई dx बाई dt, dx बाई dt। ये किसके बराबर? के ए डेल्टा टी बाई के डेल्टा टी बाई के डेल्टा टी बाई रो इंटू एल इंटू एक्स। अरे क्लैरिटी है? और दूसरा, फ्रीजिंग एक्स एट टाइम टी, वो क्या है भाई? एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना? के डेल्टा टी बाई रो एल इंटू। अरे है कि नहीं? अब सोचो कि सर कैसे याद रखेंगे 2 फॉर्मूला। अगर ये याद रख लिए तो तुमको क्या पता है, एक्स डी एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और डी टी को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टी। तो के डेल्टा टी बाई रो एल तो वही रहेगा, और यहाँ टी टी की जगह कितना हो गया? टी, और इसकी जगह हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। मतलब एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
खत्म बात, इतना ही है, इतना ही है, बुझे, समझ आया? आ जाओ, एक बार फिर से चाहो तो ये डेरिवेशन कर सकते हो, फिर से पेन चला लो, देखो क्या किए थे, पहले हमारे पास क्या एक्स अमाउंट का आइस था, फिर बड़ा होके कितना बना है, dx बना है ना, तो आई बराबर क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, के ए टी बाई के डेल्टा टी बाई एक्स, उसी टेम्परेचर डिफरेंस को हम क्या लिख दिए, टी, तो डी क्यू बराबर के ए इंटू टी बाई एक्स इंटू डी टी, तो डीएम इंटू एल बराबर ए के टी बाई एक्स इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया बस, और क्या, बार बार यही चलेगा, dx बाई डी टी लिखना है dx बाई डी टी लिख लो, या फिर अपने को t लिखना है तो t लिख लो, अरे खत्म बात भाई, आगे चलें अगले हिस्से पर। हाँ हाँ बस, अरे भाई इस सवाल से ये दो सवाल बनाया गया है, 1 मीटर आइस जमने में कितना समय लगा है, 2 घंटा, 3 मीटर जमने में कितना समय लगा है, तो 1 मीटर से एक्स्ट्रा 2 मीटर का मतलब है कि फाइनली एक्स इनिशियल अपने पास 1 मीटर था, एक्स फाइनल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, वही तो 2 मीटर है। और बताओ, और कोई कष्ट निकल रहा हो, कोई डाउट निकल रहा हो, एक एक्स्ट्रा 2 मीटर, सर समझ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा 2 मीटर क्या है, ए भैया चले आगे बढ़ जाओ। अब है अगला हिस्सा जिसका नाम है रेडिएशन, आज ये खत्म भी हो जाएगा, आज ये खत्म भी हो जाएगा, मतलब आज ये चैप्टर का लास्ट नहीं है, कल एक लेक्चर और लगेगा, क्योंकि वो अपना छूटा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन छूटा हुआ है ना, पढ़े नहीं थे तो याद है हमको, हाँ तुम ऊपर पढ़ ली थी ना, हाँ बहुत सारे लोग नए थे तो नहीं आ पाए थे उस टाइम पे, तो नहीं पढ़े थे, तो मैं सबका लॉस नहीं करता, कल दो, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक क्लास मंडे को ले लेंगे यार, इतना ही तो होगा, कोई बात नहीं, संडे को नहीं, अरे भाई इस हफ्ता 54 घंटा पढ़ाए हैं यार, तुम सोच रहे हो 54 आवर्स, हाँ काश हम मशीन होते, तेल डालो और चलना शुरू, तेल की जगह कुछ और डालना है नहीं, चलो भैया 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 भैया, नेता इधर ध्यान दो, रुको 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 रुको, तो मेल किसका लॉगिन है, हाँ जीमेल, जीमेल, इसमें थर्मल फोर तो आया नहीं, हो है, आया आया है आया है आया है आया है, देखो पूरे रेडिएशन की जो बेसिक समझ है ना, वो एक लाइन के अराउंड गोल घूमती है, पहली लाइन ये है रेडिएशन के समझ की, सबसे पहली लाइन ये है कि पहली बात तो ये जान लो कि रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जानते हो ना, जानते हो ना, और पूरे रेडिएशन की समझ पैदा करने के लिए बस हमको एक चीज समझनी है, वो है मोटरसाइकिल की सीट। मोटरसाइकिल की जिस सीट पे बैठते हैं वो कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ब्लैक कलर की, क्यों ब्लैक कलर की बनाई जाती है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाँ सोचो कोई चीज ज्यादा, तुम क्या चाहते हो कि ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली सीट बने, तो हाँ हाँ, दूसरी बात क्या है, देखो क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था प्रीवोस्ट, अभी सबके बारे में हम बात करेंगे आराम आराम से, सबसे पहले बहुत समय पहले 1800 सेंचुरी के करीब जब न्यूटन लोग थे उस टाइम पे, उनके पहले मतलब न्यूटन उसके बहुत पहले था, न्यूटन ने भी इस पे बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, ठीक है ना, उसने मतलब थोड़ी हाइपोथेटिकल थ्योरी दी थी, जब मॉडर्न फिजिक्स आई, जब फिजिक्स को बदला जा रहा था, तो सबकी थ्योरीज के हिसाब से कुछ मैथमेटिकल चेंजेस करे जा रहे थे, तो लोग साइंटिस्ट का नाम नहीं चेंज किया गया क्योंकि बेस उन्हीं का था, ठीक है। तो हुआ क्या, 1800 सेंचुरी में ऐसा माना जाता था स्टार्टिंग में
कि किसी भी बॉडी का ठंडा होना या गर्म होने का पीछे का एक कारण है कि जो बॉडी ठंडी है वो ठंडा रेडिएशन जनरेट करती है, जो बॉडी गर्म है वो गर्म रेडिएशन जनरेट करती है। मतलब दो तरह के रेडिएशन होते हैं, एक हॉट रेडिएशन और एक कोल्ड रेडिएशन। क्लियर है? जो बॉडीज हॉट रेडिएशन जनरेट करती है उनका नाम होता है हॉट बॉडी रेडिएशन, और उनसे जो रेडिएशन निकलता था उनका नाम रखा गया कैलोरीफिक रेज। क्या नाम रखा गया? कैलोरीफिक रेज। ठीक, मतलब कुछ ऐसे बहुत खास बात नहीं है, बट समझने के लिए, जो बॉडी ठंडी थी उनसे जो रेडिएशन निकल रहा था उनका नाम रखा गया फ्रेगोरिफिक रेज। क्या नाम रखा गया? फ्रेगोरिफिक रेज। ठीक, फिर ऐसे चलता रहा, बहुत रिलेटेबल नहीं था ये, तो धीरे धीरे एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था प्रीवोस्ट। क्या नाम था? प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट ने एक हीट एक्सचेंज की थ्योरी दी। उसने कहा कि दुनिया में कोई भी बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है, वो हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। वो हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। ठीक, बॉटल भी रेडिएशन एमिट कर रहा है, हम भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। क्लियर है? इस कमरे में रखी हर एक चीज कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रही है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा रेफरेंस क्या रखा गया कि कोई बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है वो बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही है। क्लियर है? कोई भी बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करे। जैसे अगर मैं हूं, मैंने कहा कि मुझे 100 जूल हीट मिली और फिर मैंने 100 जूल हीट एमिट कर दी। एमिट ऐसे नहीं कि मेरे पास 100 जूल आई और टकरा के वापस चली गई, नहीं, पहले मैंने उस पूरे 100 जूल एनर्जी को सोख लिया अपने अंदर। क्लियर है ना? एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर उसके बाद उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से मेरे अंदर जो हलचल पैदा हुई उससे मैंने फिर एनर्जी एमिट की। तो अगर मैंने 100 जूल की एनर्जी ली और 100 जूल की एनर्जी एमिट कर दी तो मेरा उस समय जो भी टेम्परेचर होगा उसमें कोई बदलाव नहीं। क्लैरिटी? पक्का यहां तक बात समझ आ रही? दूसरी बात, अगर हम ले रहे हैं 100 जूल और एमिट हम कर रहे हैं 50 जूल तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे क्लैरिटी है? अगर हम ले रहे हैं 50 जूल और एमिट कर रहे हैं 100 जूल तो हमारा टेम्परेचर घटेगा। यही पूरा रेडिएशन का फंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है रेडिएशन में। रेडिएशन की बेसिक बात करें, पहली क्लास में पढ़ लिए थे कि रेडिएशन को ट्रांसफर होने के लिए हमको किसी तरह के किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। हम सब के सब जो रेडिएशन एमिट करते हैं उस रेडिएशन का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाद में उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया जाता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं? सबसे सस्ता रेडिएशन बोला जाता है रेडियो। क्या होता है भाई साहब? रेडियो। रेडियो वेव्स का नाम सुने हो? जिस पे रेडियो चलता है। क्लियर है ना? रेडियो वेव्स, हर बॉडी लगभग जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है वो भी रेडियो वेव्स जनरेट कर देती है। इस रेडियो को सिंपल याद रखने का एक तरीका है कि रेडियो को तुम माइक्रोवेव में डाल दो। माइक्रोवेव जानते हो? गर्म करने का काम आता है ना। अगर ये रेडियो मेटल का रहा तो क्या इंफ्रा रेड कलर का गर्म होगा तो रेड कलर का दिखेगा? तो इंफ्रारेड दिखेगा का मतलब है विजिबल। अरे क्लियर है? और विजिबल के बाद यूवी, एक्स और वाई, वाई को ऐसे वाई गामा। क्लियर है ना? डब्ल्यू नहीं आता, अल्फाबेट में डब्ल्यू नहीं आता, यूवी एक्स वाई। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें आप जब रेडियो से गामा की तरफ जाते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की और माइक्रो की, जिस पर हमारा पूरा सैटेलाइट सिग्नल और मोबाइल कम्युनिकेशन काम करता है। और जान रहे हैं? पक्का? क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत आसानी से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। इंफ्रारेड जो होते हैं ये जनरली हीटिंग वेव्स होती है। जनरली कैसी होती है? हीट। अगर कोई बॉडी इंफ्रारेड जनरेट कर रही है तो वो आपको गर्म होती हुई महसूस होगी। क्लियर है? उसके बाद अगला रेडिएशन किसका आ जाता है? विजिबल। किसका? विजिबल। विजिबल में 7 कलर होते हैं, नाम सुना होगा। क्या होते हैं?
विबग्योर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक। अच्छा, इसके बाद अपने पास यूवीज होती हैं, एक्सरेज होती हैं और गामा रेज होती हैं। यूवी प्रोटेक्शन वाले आते हैं ना, कहा जाता है कि ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, एक्स रेज को और गामा रेज को यहां आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट का नाम लिया जाता है जनरली, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहां पहुंचने से, धरती पर पहुंचने से रोकती है। एक्सरेज और गामा रेज की बात नहीं करी जाती, एक्सरेज और गामा रेज की बात नहीं करी जाती है। क्यों? ये सब के सब रेडिएशन सन से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? सन। सन एक ब्लैक बॉडी है। सन क्या है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का बिल्कुल ये मतलब नहीं समझेंगे कि जो काले कलर की बॉडी है वो ब्लैक बॉडी। क्लैरिटी है ना? अभी बात करेंगे और ब्लैक बॉडी पे और चर्चा करेंगे। ब्यूटी कहाँ है? नहीं क्या ब्यूटी आज छुट्टी पे है क्या? डिंपल 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 डिंपल, ब्यूटी भूल जा रहा हूं मैं। डिंपल, ब्यूटी तो ये है ना। डिंपल छुट्टी पे है। अच्छा, चलो भाई सुनो। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? मैंने मुझ पे FIR हुआ? कहाँ है भाई? डिंपल किया है FIR? उसके नाम का स्केल बना दिया तो? हाँ हाँ, ठीक है भाई, जेल वेल चले जाएंगे, अब क्या बताएं भाई। हाँ। क्या चीज? अच्छा भाई 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 सुनो, 7.8 इंटू 10⁻⁻⁷ टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का जो वेवलेंथ रेंज होता है उसको थर्मल रेडिएशन बोला जाता है, और ये जनरली इंफ्रारेड रीजन होता है। तो माइक्रोवेव क्या है? उसका नाम माइक्रोवेव क्यों रखा गया? उसमें भी तो गर्म किया जाता है ना चीजों को, किया जाता है ना। इंफ्रारेड का एक नुकसान होता है कि अगर उससे आप कोई इंटेंसिटी में कोई चीज गर्म करते हैं तो वो जल जाती है। क्लियर है? उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। और जो ये हमारी माइक्रोवेव होती है, ये एक तरह का कोल्ड रेडिएशन है जिसका नंबर बढ़ाकर हम हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी वजह से माइक्रोवेव का यूज किया जाता है चीजों को गर्म करने के लिए। ठीक है ना? बकवास बातें हैं, कुछ मतलब की नहीं है। मतलब की बात बस इतनी सी है कि ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, और रेडियो से लेके गामा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है इस बात का पता रहना चाहिए। क्या दुनिया में हर एक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है? अगर वो एमिट कर रही है तो वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। एमिशन का कारण है एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कारण है? एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन। हर एक एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन होगा वो उतना इंटेंस एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपको हम 2 आयरन की बार दे दिए हैं, एक में हम लाल कपड़ा बांध दिए और एक को हम रेड हॉट गर्म कर दिए, दोनों को एक अंधेरे कमरे में रख दिए, कौन सा दिखाई देगा? रेड हॉट वाला। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स का एक्सलरेशन ज्यादा है? अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन ज्यादा है तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है? कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है वो उसका रेंज कहां से शुरू हो जा रहा है? रेड कलर से, विजिबल में आ जा रहा है। उसके पास रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रा है, साथ में क्या है? रेड। सोचो, और गर्म करोगे तो रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, और गर्म करोगे तो रेड ऑरेंज येलो का कॉम्बिनेशन। बढ़ाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो लोहा पिघल के मोल्टन आयरन ओर बन जाएगा। जब मोल्टन आयरन बनेगा तो उसके बीच वाले हिस्से का जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वो तुमको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अरे बात समझे? तो उसके पास पूरा विजिबल रेडिएशन का सेगमेंट है। अब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहां जाता है? यूवीज, एक्सरेज और गामा रेज में। बट दिक्कत ये है कि यहां तक जाते जाते उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए तो वो कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे? नहीं देंगे। तो स्पेसिफिक कैटेगरी के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं जो यूवीज, एक्सरेज और गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं, जिनको अगर आप ज्यादा हीट करोगे भी तो उनके मॉलिक्यूल्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट
नहीं होते, उनको अलॉयज का मिक्सचर बना के, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के, उनके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा के, तब भाई साहब यूवीज, एक्सरेज और गामा रेज यूज किया जाता है। जैसे आप एक्सरे कराने जाते हो, एक्सरे की एक मशीन होती है, उसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, ठीक है ना। वो जब आप कभी भविष्य में मेडिकल में जाओगे तो थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा कैसे एक्सरेज काम करती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सब बेसिक बेसिक बातें बताई जाती हैं, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से गोला रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, वहां भी मिलेगा पढ़ने का। तो जो बेसिक बायोटेक के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा 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 उसका ज्ञान जो मिलेगा, उसमें आपको ये सब बताया जाएगा, ठीक है ना। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग में जब आप जाएंगे तो वहां भी आपको बेसिक फिजिक्स सिखाई जाएगी, ठीक। तो उतना आप जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत और एड ऑन करके बताया जाएगा। तो एक्सरे में क्या होता है कि पीछे एक सीआरटी लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, उसको खटाक से एनर्जी दी जाती है, उसका एलिमेंट हीट करता है और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, एक्सरे निकलता है, आपके पैर के ऊपर या जहां भी आपको फ्रैक्चर है वहां पड़ता है, और फिर उसका एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आपकी पिक्चर आ जाती है। अच्छा, कहा जाता है बहुत बार हमको एक्सरेज कंसिस्टेंटली हमको एक्सरेज नहीं कराने चाहिए। क्यों? बोन डेंसिटी कम हो जाती। अरे क्यों भाई, क्यों कम हो रही है? क्योंकि उससे निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपके हड्डियों तक पेनिट्रेशन पैदा करती है ना। ज्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट को एक्सरे रेडिएशन में रख दो, तुम्हारे पैर को बहुत देर तक एक्सरे के रेडिएशन में रख दो, गल जाएगा। अरे क्लैरिटी है। और गामा रेस का तो पूछो मत। गामा गामा रेस को यूज किया जाता है सेल्स को डेड करने में, कैंसर के ट्रीटमेंट में करा जाता है। खोपड़ी पे गामा रेडिएशन का एक गन लगा के चट से मार दिया जाए, खत्म, ब्रेन डेड तुरंत। माइक्रो सेकंड्स के अंदर एक बीम जाएगी यहां से और आपकी खोपड़ी को पार करके निकल जाएगी, आपके जितने सेल्स को छू के जाएगी वो सारे के सारे सेल्स डेड, खत्म। क्लैरिटी है ना? हाँ। इनको बहुत कंट्रोल करके यूज किया जाता है, ठीक है, बकवास बात है। बस हमको ये समझना है कि दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है वो कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। अब इसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड रिफ्लेक्टेंस, ठीक है ना। ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई रेडिएशन पड़ा, कितने अमाउंट का? क्यू अमाउंट का, तो हमने कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दिया। अभी एमिशन की बात नहीं हो रही, पहले रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। जैसे जरूरी तो है नहीं कि मुझे जितना रेडिएशन मिला वो सब का सब मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट कर दूंगा, कुछ मैं ट्रांसमिट कर दूंगा। जैसे एक कोई बॉडी है, मान लो एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब को क्या करो, उठा के धूप में रख दो, तो तुमको अगर धूप में रखोगे तो क्या ग्लास स्लैब गर्म हो जाएगा? साथ में अगर एक टॉर्च मार दो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का टॉर्च मार दो, तो वो उसको गर्म भी करेगा, साथ में कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट भी करेगा और कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करेगा। क्लियर है? अभी हम उतने हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसमिटेंस होता है, इसको डिनोट किया जाता है टी से, और ये लिखा जाता है कि कितना रेडिएशन ट्रांसमिट किया तो कितना रेडिएशन उसके ऊपर पड़ा। कितना पड़ा? क्यू। ट्रांसमिट कितना किया? क्यू टी। कोई यूनिट नहीं होती। एब्जॉर्प्टेंस की बात करें या एब्जॉर्बिंग पावर की बात करें तो ये कहता है कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ डिवाइडेड बाई कितना रेडिएशन पड़ा। और एक होता है रिफ्लेक्टेंस आर, इसको लिखा जाता है क्यू आर डिवाइडेड बाई। अगर इन सब को हम जोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं? टी प्लस आर प्लस ए बराबर कितना? 1। सोचो ना, क्यू टी बाई क्यू प्लस क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू, सबका सम कितना हो जाएगा भाई? क्यू टी प्लस क्यू ए प्लस क्यू आर एंड डिवाइडेड बाई क्यू। इन सब का सम कितना है? क्यू। तो क्यू बाई क्यू कितना हो जाएगा? 1। अरे हो गया। अब इसी पर छोटी छोटी बात करी गई कि अगर ऐसी कोई बॉडी है जो ना तो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है ना तो कोई ट्रांसमिट कर रही है, सारे के सारे रेडिएशन को क्या कर दे रही है? रिफ्लेक्ट कर दे रही है, इसको बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टर। जनरली मिरर्स को कहा जाता है। मिरर में हमको हमारी इमेज दिखाई देती है ना, क्योंकि वो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, विजिबल वाला नहीं करता है। और तो भाई दुनिया का कोई भी बॉडी है, उसका कुछ टेम्परेचर है तो वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा और कुछ रेडिएशन एमिट भी करेगा। दूसरी सिचुएशन, अगर आर और टी 0 हो गया, ए बराबर 1 हो गया, चाहे कितना भी रेडिएशन पड़े वो सारे रेडिएशन को समुद्र की तरह सोख ले जाएगा। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी।
फिर ए बराबर आर बराबर 0 एंड टी बराबर 1 ट्रांसमीटर होता है, वो ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ना तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, सारा ट्रांसमिट कर देगा। टी बराबर 0, यहां से गेम शुरू होता है। टी बराबर 0 का मतलब आर प्लस ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 माइनस आर। तो जो गुड रिफ्लेक्टर होंगे वो बैड एब्जॉर्बर होंगे, सिंपल सी बात। अरे क्लैरिटी है ना? जब आर ज्यादा होगा तो ए कम होगा, जब ए ज्यादा होगा तो आर कम होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, बहुत बेसिक सी फिजिक्स थी। इसके बाद दो टर्म्स जो बहुत यूज होते हैं, एक को बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और एक होता है आपके पास एमिसिव पावर। एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। एमिसिव पावर को लिखा जाता है ई से डिनोट किया जाता है, और इसको पढ़ा जाता है एनर्जी एमिटेड। भाई कोई भी बॉडी है तो क्या वो एनर्जी एमिट कर रही है कि नहीं कर रही है? एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट, एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर। लिखने का तरीका होता है 1 बाई ए डी क्यू बाई डी टी। यहां जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको गलती से ई से मत डिनोट करिएगा, ई का मतलब एनर्जी नहीं है, ई का मतलब यहां किससे चलेगा? एमिसिव पावर से, एमिसिव पावर। अब इसी में पर यूनिट वेवलेंथ डाल दिया जाए, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ डाल दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में पर यूनिट वेवलेंथ का मतलब है कि उस स्पेसिफिक वेवलेंथ का कितना पावर है, तो हम क्या कर देते हैं इसी में डिवाइडेड बाई वेव। कहीं यूज नहीं होता, दूर दूर तक जो यूज होगा वो यही यूज होगा, ठीक है ना? बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अभी आगे भी आएगा, ई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे थे तो एनर्जी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, वेवलेंथ घट रही। क्या एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है कि नहीं? अगर आप यहां एसआई यूनिट लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। क्या ये जूल है? और टाइम क्या है? सेकेंड है। जूल पर सेकेंड। क्या वॉट लिख सकते हैं? तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, यहां हो जाता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा दूसरा, यहां जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगस्ट्रॉन, तो जूल पर सेकेंड को क्या वॉट लिख सकते हैं? इसको चाहे तो हम क्या बना सकते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर और एंगस्ट्रॉन, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता, ठीक है ना? डायमेंशन यहां पे हो गया ml-1 t-क्यू। अच्छा यहां पे क्या होगा डायमेंशन? यहां पे डायमेंशन क्या होगा? यही होगा। अरे इसमें एक्स्ट्रा वेवलेंथ आई है भाई, इसका डायमेंशन बताओ। अरे भाई इसका क्या होता है? अरे भाई ml2 t-3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। क्या एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा? तो क्या बचा? क्या बचा भाई? mt-3। एमिसिव पावर का डायमेंशन लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख पाओगे। अभी एक बार और ये फॉर्मूला यूज होगा मॉडर्न फिजिक्स में, तब इसी एमिसिव पावर को इंटेंसिटी बोला जाता है, और जो एमिटेड है वो फॉलिंग हो जाता है। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां क्या है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस 2r है, दोनों का इमिसिव पावर ई है, दोनों का इमिसिव पावर ई है, कौन ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? सोचो, दोनों का इमिसिव पावर ई है, कौन ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा? दोनों सेम करेंगे? अबे गधेड़ों, कैसे खच्चर हो बे तुम लोग यार। एनर्जी एमिटेड पूछ रहा हूं मैं, ई सेम है, मैं तुमसे डी क्यू पूछा हूं, तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है ना। किसका एरिया ज्यादा है? किसका? अच्छा ये बताओ, जो बॉडी जल्दी जल्दी एमिट करेगी उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? चाय ठंडा करके पियो कभी प्लेट में डाल के। क्यों प्लेट में डालते हो? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उससे रेडिएशन ज्यादा एमिट होगा ना। दादा भाई यहां से इसका हम डी क्यू बाई डी टी कहें, बॉडी 1 का ये कम होगा किससे? डी क्यू बाई डी टी ऑफ बॉडी 2 से। क्यों? क्योंकि A1 जो है वो छोटा है किससे?
A2 से, और dq बाई dt क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, है कि नहीं है? इमिसिव पावर को कांस्टेंट बोला ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलें आगे बढ़ें। यस, आसान है, कुछ नहीं। एम्पियर कहा, आंटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए, दो टर्म आए, एक का नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर और दूसरे का नाम है एमिसिविटी। यहां से आपका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेडिएशन और आगे बढ़ेगा। अभी तक तो हम बकवास कर रहे थे, उससे किसी तरह के कोई सवाल नहीं बनते। यहां से कहानी बनती है एब्जॉर्प्टिव पावर की। एब्जॉर्प्टिव पावर को डिनोट करते हैं ए से, और यहां से एक टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होगा जिसका नाम है ब्लैक बॉडी। क्या भाई साहब, ब्लैक बॉडी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लिखते हैं एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई अ नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई अ ब्लैक। एक ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में कोई नॉर्मल बॉडी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। और दूसरा टर्म होता है इमिसिविटी। तो इसके हिसाब से क्या डेफिनेशन बनाओगे, एनर्जी क्या, बोलो बोलो बोलो, एनर्जी एमिटेड बाई, एनर्जी एमिटेड बाई नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी टू एनर्जी, टू एनर्जी एमिटेड बाई ब्लैक बॉडी। दोनों का कोई कोई यूनिट डायमेंशन होगा क्या? अरे दोनों तो भाई, दोनों एनर्जी एनर्जी है ना, ये यूनिट लेस भी होते हैं और ये डायमेंशन लेस भी होते हैं। क्लैरिटी है ना? अब यहां से एक एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले एक थ्योरी तो हम आपको बता चुके हैं, क्या, पहले देखो ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की थ्योरी पे अभी आएंगे। एक बात हम बता सके, प्रिवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या बताए थे कि अगर ये कोई बॉडी है, सुनना, अगर ये कोई बॉडी है, इसने कुछ कुछ हीट एमिट करी पर यूनिट टाइम, हमने कहा डी क्यू ई बाई डी टी, और इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, दैट इज डी क्यू ए बाई टी टी। अगर ये दोनों बराबर है, डी क्यू ई बाई डी टी बराबर है किसके, डी क्यू ए बाई डी टी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है। अगर हम कह रहे हैं कि डी क्यू ई बाई डी टी जो है वो बड़ा है किससे, डी क्यू ए बाई डी टी से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर फॉल्स। और अगर डी क्यू ई बाई डी टी छोटा है किससे, डी क्यू ए बाई डी टी से, तो टेम्परेचर, टेम्परेचर अरे बढ़ेगा ना। इतना मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। तो इसकी थ्योरी को एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था किरचॉफ्स। नाम सुने होगे नहीं? सब पूरा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है, इस वजह से एक साथ कहानी सुना रहा हूं ताकि रिलेटेबल लगे। किरचॉफ्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक बात तो हमको पता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी के। उसने एक कंटेनर, एक चैम्बर लिया, इस चैम्बर का उसने टेम्परेचर टी मेंटेन किया, और यहां पर उसने एक बॉडी डाल दी जिसका नाम था ब्लैक बॉडी। क्या नाम था भाई साहब, ब्लैक बॉडी। यही इस पूरे रेडिएशन का बेस रखने का सबसे दमदार एक्सपेरिमेंट, और इसका जो कंक्लूजन था वो बहुत दमदार था। एक उसने रख दी कोई नॉर्मल बॉडी, कौन ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कौन, ब्लैक बॉडी। कौन कम करेगा, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका टेम्परेचर कम होगा, नॉर्मल बॉडी। इसी एक्सपेरिमेंट ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया, ठीक है ना। सवाल क्या पैदा हुआ, सवाल क्या पैदा हुआ कि एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, एब्जॉर्ब्ड बाय किसके, ब्लैक बॉडी। इसी वजह से लिख दे रहा हूं एक एक चीज ताकि तुमको दिमाग ना लगाना पड़े, घर जाके लिख लो। रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी इज किससे भाई, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नॉर्मल। क्लियर? देयरफॉर, देयरफॉर क्या भाई साहब, टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी is greater than temperature of normal body. Should be temperature of black body should be greater than normal body, normal body. But ऐसा हुआ नहीं, गेम यही था। तो जो हमको समझ आ रहा है, अगर वही वास्तविकता हो जाती तो सोचो हम न्यूटन नहीं होते, होते कि नहीं होते, होते ना। तो यही तो ये बात थी, ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ क्या, बट द टेम्परेचर ऑफ both the bodies was same. अब सवाल पैदा हुआ क्यों, सवाल पैदा हुआ क्यों, क्योंकि न्यूटन है इसलिए, न्यूटन एक ही है इसलिए। अच्छा ओके, सुनो हुआ क्या, यहां से बात पैदा हुई कि मान लो तुम किसी ब्लैक बॉडी को और किसी नॉर्मल बॉडी को इस टी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे यहां डालते तो क्या होता भाई, ये भी गर्म होगा और ये भी गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और एमिट कम करेगा। अरे क्लियर है, क्लियर है। ये बॉडी का भी टेम्परेचर कम था तो ये भी रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और एमिट कम करेगा, तभी तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर, अभी मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, प्लीज सड़ला मुंह मत बनाना, पहले ध्यान से सुनो बात, ठीक है ना। एक ब्लैक बॉडी है, कोई भी दुनिया की बॉडी है, अगर मैं उस आइसोलेटेड बॉडी की बात करूं, मैं कहूं कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कम कर रहा है, एमिट कम कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इसका भी टेम्परेचर T0 था, इसका भी टेम्परेचर T0 था और इनिशियली T0 जो है वो T से कम था, सुनना, तो क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर बढ़ते 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 बढ़ते, जब इसका टेम्परेचर T0 से बढ़कर कितना हो जाएगा, T, इसका भी टेम्परेचर T0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, T। क्या इन दोनों का टेम्परेचर T से ज्यादा हो सकता है? अरे भाई, एक कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसमें तुम एक काले कलर का कपड़ा रख दो, 40 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, नहीं होगा ना, रहेगा कितने का, 20 का। अरे क्लैरिटी है, क्यों, क्योंकि प्रीवोस्ट ने क्या कहा कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट एमिट कर रहा है। तो जितना हीट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी उतना ही हीट ब्लैक बॉडी एमिट कर रही थी, क्लियर है। जितना हीट नॉर्मल बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी उतना ही हीट नॉर्मल बॉडी एमिट कर रही थी। क्या मैंने ऐसा कहा कि जितना हीट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उतना हीट नॉर्मल बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है? नहीं, ऐसी बात मैंने कुछ नहीं कही। मैंने क्या कहा कि जितना हीट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट ब्लैक बॉडी एमिट करेगा, क्लियर है। जितना हीट नॉर्मल बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट नॉर्मल बॉडी एमिट करेगा, क्लियर है। अगर हम कह रहे हैं कि इसने 100 कैलोरी एब्जॉर्ब किया तो एमिट भी कितना किया, इसने अगर 50 कैलोरी एब्जॉर्ब किया तो एमिट भी कितना किया, 50। क्या कोई टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, क्लियर। इसने ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना कम एब्जॉर्ब किया, 50 कम एब्जॉर्ब किया, तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, 50/100। अभी क्या पढ़ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। यहां क्या, एनर्जी एमिटेड, इमिसिविटी पढ़े हो ना, एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक, तो ये भी कितना है, 1/2। तो यहां से एक ज्ञान हुआ कि अगर किसी बॉडी का किसी इंस्टेंट पर, अगर किसी बॉडी का किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर सेम है, ये बहुत डीप लाइन है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अगर किसी बॉडी का किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ए और ई दोनों बराबर होते हैं।
होते हैं कि नहीं? जो ब्लैक बॉडी होती है उसका ए और ई दोनों बराबर होता है किसके? 1 के। और जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका ए और ई बराबर होता है, और ये लेस देन क्या होता है? समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? एट एन स्पेसिफिक टेम्परेचर द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। बस ब्लैक बॉडी की ब्यूटी क्या है कि वो सारा का सारा एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, तो सारा का सारा एनर्जी एमिट कर देती है। अरे क्लैरिटी पक्का जी? कोई नॉर्मल बॉडी है तो वो सारी एनर्जी तो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लेकिन सारे में से कुछ हिस्सा एब्सॉर्ब कर रहा है, तो जो एब्सॉर्ब कर रहा है वही वापस एमिट कर देगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। मैं बचपन से लेकर, जब मुझे ये बात सुनाई दी थी पहली बार, मेरे कानों में पड़ी थी 11वीं क्लास में, और 11वीं क्लास से लेकर ड्रॉप टाइम तक मुझे कभी ये समझ ही नहीं आया कि ए और ई दोनों बराबर कैसे। तो किताब आती है फिजिक्स की, हेलिडे एंड रेसनिक, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हाँ हाँ हाँ, वेले पब्लिकेशन की। तो उसमें ये लाइन लिखी हुई थी जो मैंने अभी आपको बोला। वैसे मैं पढ़ रहा था, हम लोग के इंजीनियरिंग के टाइम पे एक सब्जेक्ट होता था ऐसे मॉडर्न फिजिक्स का ही सेगमेंट रहता था उसमें, बस केवल तो उसमें ऐसे रेडिएशन पढ़ रहा था, तो रेडिएशन पढ़ते 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 लाइन दिखी तो चमका, अरे भाई साहब ये तो दुनिया एकदम अलग है। क्या सोच रहे थे, क्या है? अरे क्लैरिटी है ना? क्लियर बात समझ आ रही है? दुनिया में कोई भी बॉडी है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसका ए और ई बराबर होता है। ब्लैक बॉडी है तो कितना होगा? 1। नॉर्मल बॉडी है तो कितना होगा? ए बराबर ई, दैट इज लेस देन। तो अब फिर से हम अपने उसी टर्म पे वापस आते हैं, हम इसी टर्म पे वापस आते हैं। कहां गया ये वाला टर्म? अगर हम बात कर रहे हैं इमिसिविटी, गेम ज्यादा करके इमिसिविटी पर खेला जाता है। कोई बॉडी कितना रेडिएशन एमिट कर रही है, क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके एमिशन का रेट बढ़ जाता है। क्लियर है ना? और हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? और प्रोड्यूस कैसे होती है? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो बॉडी जितना ज्यादा हीट एमिट कर सकती है वो बॉडी उतना ही ज्यादा हीट एब्सॉर्ब भी कर सकती है। अरे क्लैरिटी है ना? तो अगर हम कहें कि E बराबर, इफ E इक्वल्स टू 1, इसका मतलब बॉडी कैसी है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं A बराबर 1? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का E और A दोनों बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? और अगर मेरा E 0 से लेके 1 के बीच में है तो ये बॉडी क्या होगी? बॉडी कैसी होगी? नॉर्मल बॉडी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल बॉडी का ए जो होता है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में होता है? अरे क्लैरिटी है? और क्या किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ई और ए दोनों बराबर होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं? किरचॉफ का ज्ञान समझ आया? यहीं से अपनी इसके रेडिएशन की गणित शुरू हुई। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था स्टेफन बोल्ट्जमैन। स्टेफन बोल्ट्जमैन का नाम सुने हो? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टेफन कांस्टेंट, नाम सुने हो? ये आए और इन्होंने रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? अभी हमने क्या पढ़ा कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो बॉडी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है? अरे है कि नहीं है? जब भी हम कोई गणित करते हैं तो हम गणित को हमेशा यूनिटरी में कैलकुलेट करते हैं। यूनिटरी में कैलकुलेट करने का क्या फायदा होगा? जैसे मान लो हम तुमको कह दें कि एक बहुत बड़ी सी पाइप है, उस पाइप में हम तुमको कह दें कि जाओ गिनो कितनी बॉल है। उस सब पाइप के अंदर हमने बॉल्स डाल दी हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप ली, उसके अंदर बॉल डाल दी, और हमने तुमको एक डेटा दे दिया कि एक 100 मीटर लंबी पाइप है, उसके 1 मीटर में 10 बॉल्स हैं। तो क्या हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा? अब पाइप 100 मीटर की हो, 10 मीटर की हो, 50 मीटर की हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको क्या पता है 1 मीटर में कितनी बॉल्स हैं। इसी वजह से जितनी भी मैथमेटिक्स परफॉर्म की जाती है वो सब पर यूनिट कैलकुलेशन में परफॉर्म की जाती है, ताकि आगे की कैलकुलेशन में आपको किसी तरह का कोई कष्ट, कोई दिक्कत ना। क्लियर? तो इसके बाद जो फिजिक्स शुरू होती है वो गणित वाली फिजिक्स शुरू होती है, और उसमें कहा जाता है
कि भाई साहब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है, क्या कहता है भैया, ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी का इमिसिव पावर ई है, अगर किसी बॉडी का इमिसिव पावर ई है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4। क्लियर? इफ E is directly proportional to T की पावर 4 then it is a Boltzmann formula। क्लियर? अगर कोई बॉडी है, E क्या है, एनर्जी की एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे क्लियर है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे क्लियर है? पक्का भाई साहब? दुनिया में कोई भी बॉडी है तो क्या वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो कुछ रेडिएशन एमिट भी करती है? अरे करती है ना। मैं कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करूंगा ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि मेरा टेम्परेचर क्या है या बाहर का टेम्परेचर क्या है। बाहर का टेम्परेचर क्या है। मैं कितना हीट एमिट करूंगा ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि मेरा टेम्परेचर क्या है। क्लैरिटी? दो बातें हैं। कोई भी बॉडी कुछ हीट अगर एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। और कोई बॉडी अगर कुछ हीट एमिट कर रही है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0। तो हम कह रहे हैं कि ये E है ना, एमिसिव पावर EA, E लिख लो, एनर्जी एमिटेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। उसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं। तो E जो होगा वो सिग्मा T की पावर, सिग्मा को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे पक्का है ना जी? सिग्मा को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो? नहीं, याद कर लेना। 5 6 7 8 8 की जगह क्या हो जाएगा? -8। याद कर लोगे? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। अब यूनिट लिखो। इसका यूनिट क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर की पावर 4 नीचे जाएगा तो ऊपर -4 हो जाएगा क्या? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, या ऐसे लिखो वाट मीटर -2 केल्विन -4, लिख सकते हैं। डायमेंशन लिख सकते हैं। वाट पर मीटर का स्क्वायर का क्या होता है? mt -2, कि T-3, T-3, और केल्विन की पावर, अरे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का तो K होता है ना, तो केल्विन की पावर -4। ये आपके पास डायमेंशन होगी। अरे आया जी, समझ आया? यहां से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो E को हम क्या लिख सकते हैं? तुमको अगर दिक्कत ना हो तो 1/a इंटू dq/dt बराबर सिग्मा T की पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। ये बताओ dq/dt बराबर क्या? सिग्मा a इंटू T की पावर 4, सिग्मा a इंटू T की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहां पे फिर किरचॉफ्स आया। अभी इतने के बाद फिर किरचॉफ्स का लॉ आया। क्या आया? हमने देखा कि एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, सेम आइडेंटिकल बॉडी है, उसका भी टेम्परेचर कितना है? T है। बट ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है और ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। हमने कहा ये बॉडी कॉपर की है और ये बॉडी एल्यूमिनियम की है। एक बॉडी कॉपर की थी, एक बॉडी एल्यूमिनियम की थी। दोनों का टेम्परेचर क्या था? T। दोनों को सेम रेडिएशन एमिट करना चाहिए था, लेकिन दोनों ने सेम रेडिएशन एमिट नहीं किया। क्या पढ़े अभी ब्लैक बॉडी में? ब्लैक बॉडी अभी किरचॉफ में क्या पढ़े कि एक ब्लैक बॉडी है और एक क्या है? नॉर्मल। बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है ये, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मजा आएगा। एक ब्लैक बॉडी है और एक कौन सी बॉडी है? नॉर्मल बॉडी। जो ब्लैक बॉडी थी उसने पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो पूरा रेडिएशन एमिट किया। जो नॉर्मल बॉडी थी उसने कम रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो जितना किया उतना एमिट कर दिया। अरे कर दिया भाई। हमने कहा कि ब्लैक बॉडी ने कुछ रेडिएशन एमिट किया E लैम्डा,
क्या एमिट किया? ई लैम्डा। क्लियर? क्लियर? पक्का जी? जब भी हम रेडिएशन एमिशन की बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? पक्का जी? यस। ये हम कह रहे हैं ये ब्लैक बॉडी है। अब अगर हम कहें कि हम नॉर्मल बॉडी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? नॉर्मल बॉडी की एमिशन में, तो हम कह रहे हैं नॉर्मल बॉडी जो स्पेक्ट्रल एमिशन शो कर रहा है डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए या डिवाइडेड बाई ई, जो भी लिखे, डिवाइडेड बाई ई। बात समझे कि नहीं? ये जो वैल्यू होगी वो ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर होगी। ब्लैक बॉडी का ई नहीं लिखे क्योंकि ई कितना है? 1। अगर तुम बॉडी बदल दिए तो उसने जो एमिसिव पावर शो किया वो कितना शो किया? ई लैम्डा डैश, और उसकी एमिसिविटी कितनी है? ई डैश। दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों का रेशियो क्या होगा? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अरे क्लियर है? यही किरचॉफ्स का लॉ था। तो किरचॉफ्स ने यहां से क्या कहानी बताई? कहा कि ये बॉडी कुछ रेडिएशन एमिट कर रही है, ये बॉडी भी कुछ रेडिएशन एमिट कर रही है कि नहीं? इस बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसमें प्रोड्यूस सारे रेडिएशन को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब, तो एमिट भी सारे रेडिएशन। क्लियर है? अगर इस टेम्परेचर ने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ई लैम्डा रेडिएशन प्रोड्यूस किया तो इसने क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया? एब्जॉर्ब करके रख लिया? नहीं। क्या सारा का सारा एमिट कर दिया? इसने क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब किया या उसका कुछ फ्रैक्शन? लेकिन जितना एब्जॉर्ब किया वो सारा का सारा एमिट किया ना, तो उसी को लिखा गया ई लैम्डा बाई ए। ई लैम्डा बाई ए। जो रेडिएशन प्रेजेंट था वो कितना था? पता? ई लैम्डा बी ना। लेकिन क्या इसे सारा एब्जॉर्ब किया? नहीं। क्लियर है ना? यही था किरचॉफ्स का लॉ। उसने कहा ये बराबर किसके होगा? कांस्टेंट के। और इसी कांस्टेंट के होने के कारण दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम रह रहा है। नहीं आया? आया? तो यहां ज्ञान क्या लिखा आपने? यहां पर आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? बोलिए, सवाल का आंसर क्या लिखेंगे? इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे? क्या दोनों ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया? किसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया? किसने कम किया? एमिट किसने ज्यादा किया? एमिट कम किसने किया? अरे क्लियर है? क्लियर है? तो इसका सिंपल सा आंसर है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई, दुनिया की कोई भी बॉडी हो, नॉर्मल बॉडी हो, ब्लैक बॉडी हो, जो भी हो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडी इक्वल्स टू क्या? एनर्जी एमिटेड बाई। इसने क्या कर दिया कि जो प्रिवोस्ट का थ्योरी था बस केवल उसको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। प्रिवोस्ट की थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, खत्म, डन। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी। क्लियर? और इससे क्या रिलेशन दिया कि सबका जो एब्जॉर्प्टिव पावर है डिवाइडेड बाय उसका एमिसिव पावर, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो ब्लैक बॉडी का ए कितना होता है? ए कितना होता है? 1। तो ई लैम्डा ऑफ बी इक्वल्स टू ई लैम्डा बाई ए। अब इसी पे एक छोटा सा टाइम पास सवाल है, फॉर्मूले क्या लिखोगे? If E lambda and A lambda be the emissive power and absorptive power respectively of a body, and E lambda be the emissive power of an ideal black body, then from Kirchhoff's law। यहां तो Kirchhoff's law लिख दिया, सवाल आएगा तो Kirchhoff's लिख के नहीं आएगा, बस ये ऑप्शन लिखा होगा, तो क्या लिखोगे? emissive power of normal body to the absorptive power of normal body equals to क्या भाई साहब? एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। अरे क्लैरिटी है? तुम सोचो, एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। एमिसिव पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। माय कंटाब अभी उड़ जाओगी। रेशियो है ये, ए एक टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जो ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी को डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है? ब्लैक बॉडी का ए कितना है? 1।
ए क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी। अगर ऊपर भी ब्लैक नीचे भी ब्लैक तो दोनों का एनर्जी कट के वन हो जाएगा ना। ये एनर्जी है, ये इमिसिविटी नहीं है। इमिसिविटी क्या होता है, एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी और इमिसिव पावर दोनों अलग अलग चीज है, समझे कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना भाई प्लीज, बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पर। ये बताओ ए बराबर 1 का मतलब क्या है? ए बराबर 1 का मतलब क्या है कि बॉडी कैसी है, ब्लैक बॉडी। हमको ये बात समझ आती है कि ये सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कैपिटल ई बराबर 1 का कोई मतलब है? कैपिटल ई क्या है, इमिसिविटी की इमिसिव पावर, और इमिसिव पावर क्या है, एमिटेड एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे क्लियर है ना? और इमिसिविटी 1 होने का क्या मतलब है, कैसी बॉडी है, ब्लैक। क्लैरिटी है? पता है क्या, ब्लैक होल्स को ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल क्या है, एक ऐसी चीज जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी एमिट भी कर रहा होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ऊपर की सिविलाइजेशन है, हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं, वो उस ब्लैक होल को क्रिएट करती है। दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वो एनर्जी का एक चैनल है, समझ रहे हो ना? उसी का एक छोटा प्रारूप है जिसको हम वॉर्म होल्स बोलते हैं, जिसमें समय रुक जाता है। उसमें क्या होता है कि एक बॉडी को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर ऐसा संभव हो कि हम एक मास बॉडी को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, एनर्जी, और फिर उसी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर ले, मास में, तो हम टेलीपोर्टेशन संभव कर सकते हैं। ये सब हॉलीवुड मूवीज में चलता है। तो जो चलता है वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाइपोथेटिकल है। अरे बहुत अच्छी रिसर्च होती है भाई, ऐसा नहीं रैंडम मन में आया चलो उड़ाया बनाया, उसके कॉन्सेप्ट को दिखाना पड़ता है। खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन लिख देते हैं सब, ऐसी एरी गैरी कैलकुलेशन नहीं होती है, सब किताबों की कैलकुलेशन होती है। बहुत अच्छा वर्क होता है, तभी बहुत पैसा खर्च होता है। क्लियर है ना? इंटरस्टेलर देखो कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अदर डायमेंशन का है कि तुम्हारे बगल में कोई चीज है, तुमको नहीं दिख रही है क्योंकि तुम उस डायमेंशन के बारे में जानते ही नहीं है। उसमें वो अपनी बिटिया से कम्युनिकेट करने के लिए डायरी गिराता है पीछे से, उसी के जस्ट बगल में होता है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाती। तो ऐसे हायर डायमेंशंस की बात करी जाती है। तो अब ठीक है, अभी अपने को सिलेबस जल्दी खत्म करना है, बकवास कम करेंगे। चल अब सुनो भैया, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, ध्यान दो कि ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी की पावर 4 के। तो सिग्मा इंटू टी की पावर 4, तो 1/a dq/dt इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। dq/dt कितना होगा, सिग्मा a इंटू टी की पावर 4। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो उसने कहानी लिखी, ये उसने लिखी ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए लिखी? अब यहां पर एक बॉडी है, इसका इमिसिविटी अलग है और इसका इमिसिविटी अलग है। क्लियर है? तो जरूरी तो है नहीं कि ये जितना इसका टेम्परेचर है उसकी सारी की सारी एनर्जी एमिट हो जा रही है, पर यूनिट टाइम सारी एनर्जी एमिट हो जा रही है। सारी एनर्जी कब होगी, जब वो कैसी बॉडी होगा, ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसने कहा कि इसमें एक काम करिए, ई से मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर दे ई से, अलग बॉडी होगी उसका ई अलग होगा। क्लियर है? तो कॉपर का ई अलग होगा और एल्यूमिनियम का ई अलग होगा। तो सेम टेम्परेचर पे कॉपर अलग रेडिएशन जनरेट करेगा और एल्यूमिनियम अलग। तो यहां से उसने कहा कि dq/dt जो होगा वो बराबर होगा सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर। बोले कहानी क्लियर है? क्लियर है? सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये जो हीट निकल रही है ये एमिशन है ना, अरे है कि नहीं? अब वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, अरे कर रहा है ना, तो क्या होगा भाई, बोलो 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 बोलो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T0 की पावर 4 के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? T0 की पावर 4 के। मैं कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा, मेरी कैपेसिटी है सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, है ना? मुझे उतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा,
क्या होगा भाई, मेरा टेम्परेचर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब मैं वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करूंगा जिस पर मैं जितना एमिट करूं उतना ही एब्जॉर्ब। तो उसके लिए मुझे क्या अपना टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। सोचो, मैंने एमिट किया एक्स अमाउंट और मुझे जो वाई अमाउंट मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ताकि मैं जितना मुझे मिल रहा है उतना मैं एमिट कर सकूं। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट की पावर 4। तो फिर यहां से बनाया तो डी क्यू ए बाई डी टी को हम क्या लिखे, सिग्मा ए लिखे कि ई से काम चला लें? ई से काम चला लेना। ये जो बॉडी है, जो बाहर वाली बॉडी है, जो बाहर वाला सराउंडिंग है, जिसका टेम्परेचर कितना है टी नॉट, तो इसका ई और ए बराबर है कि नहीं है? और इस बॉडी का भी ई और ए बराबर है कि नहीं है किसी भी इंस्टेंट पर? अरे है भाई, हमेशा याद रखना कि ई और ए क्या होंगे, बराबर। ई और ए क्या होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि कोई बॉडी जितना रेडिएशन एमिट करती है उतना ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है। करे ये जरूरी नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना, ये बात समझ रहे हैं? लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है, ई उस कैपेसिटी का ज्ञान देता है कि अगर मैं कुछ एनर्जी एमिट कर रहा हूं तो मैं जो भी एक्स अमाउंट ऑफ एमिट कर रहा हूं, क्या मैं वो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता हूं? उसी का ज्ञान है क्या, इमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर। क्लैरिटी है? इस वजह से हमेशा ई और ए क्या होते हैं, बराबर। मेरे दिमाग में हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन चलता था। कॉन्ट्राडिक्शन क्या चलता था, वो तुम्हारे दिमाग में भी चलेगा। सर, यहां ये एमिट ज्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो ई ज्यादा होना चाहिए और ए कम होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? जनरली अगर हम एक नॉर्मल दिमाग से समझे तो हमको यही समझ आता है। लेकिन एक बात समझिएगा, ई और ए इस इंस्टेंट पर क्या हो रहा है इसका कोई ज्ञान नहीं देती। वो बस ये बताती है कि इस बॉडी की औकात कितनी है, ये कितना रेडिएशन एमिट कर सकती है, कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो जितना रेडिएशन एमिट कर रही है वो सारा का सारा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर सकती है। इस वजह से ई और ए बराबर होता है। क्लैरिटी है? समझ पा रहे हो? बहुत दमदार है रेडिएशन का फिजिक्स। समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं तो नाचते फिरो खाली फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर निकालना सीखोगे। तो आज हम अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए? पहली बात, रेडिएशन में क्या रेडिएशन की बेसिक बात क्लियर है कि उसको ट्रेवल करने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात क्या पढ़ी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है ना? यस सर। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एनर्जी गिरी है तो जरूरी है कि वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए? नहीं, कुछ एब्जॉर्ब हो सकती है, कुछ ट्रांसमिट हो सकती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसमें एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस नाम के 3 वर्ड पढ़े। ई बराबर ए, ई प्लस ए प्लस आर बराबर 1 पढ़ा, टी प्लस ए प्लस आर बराबर 1। क्लियर है? इसके बाद हम कहानी में धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमने एक बात पढ़ी कि भाई साहब 2 चीजें होती है कि अगर कोई बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है तो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर रही है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ। अरे क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका अपने को कोई काम नहीं है। काम किसका है? एमिसिव पावर का। एमिसिव पावर क्या है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। क्लियर है? जब एनर्जी एमिशन की बात हो रही थी तो एक साइंटिस्ट आया अपनी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी लेके जिसका नाम था प्रीवोस्ट। उसने क्या कहा कि कोई बॉडी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है अगर उतना ही रेडिएशन एमिट कर रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। जितना एब्जॉर्ब की उससे कम एमिट की, जितना एब्जॉर्ब की उससे ज्यादा एमिट की, टेम्परेचर रहेगा ना? टेम्परेचर बढ़ेगा ही घटेगा ना? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था किरचॉफ। क्या नाम था? किरचॉफ। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएंगे भाई साहब। हाँ, तो किरचॉफ ने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर 2 बॉडी डाली, एक नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी, और उसने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर चैम्बर का टी है तो थोड़ी देर बाद दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? टी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों बॉडीज जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी
अलग अलग, वो दोनों उतनी ही एनर्जीज एमिट कर दे रहे। ब्लैक बॉडी क्या सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रही थी? तो क्या सारा एमिट कर दी? नॉर्मल बॉडी कुछ एब्जॉर्ब की तो क्या कुछ ही एमिट की? और वहां से उसने एक कांस्टेंट दिया, कहा E ए, इमिसिव पावर डिवाइडेड बाई ए, क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। क्लैरिटी? नॉर्मल बॉडी का ई अलग होगा और ब्लैक बॉडी का ई अलग होगा। ब्लैक बॉडी क्या सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ब्लैक बॉडी का ए कितना हुआ? 1। क्लियर है? जो नॉर्मल बॉडी है वो सारा एब्जॉर्ब नहीं करे, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका हमने ए डिफाइन किया कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द नॉर्मल बॉडी टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक। क्लैरिटी? क्लियर है? यस सर, पल्ले पड़ रहा है ना? सोचिए। अब इसके बाद दूसरी बात, इसके बाद एमिसिविटी एक टर्म आया। क्या आया? एमिसिविटी। एमिसिविटी में क्या कहा गया कि भाई दुनिया में अगर एक कोई बॉडी है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कुछ एमिट भी करेगी या कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो कर रही है, लेकिन कर तो सकती है ना। और जितना एब्जॉर्ब कर रही है क्या उतना ही एमिट कर सकती है? अगर किसी बॉडी का E 0.5 है, इसका क्या मतलब? वो नॉर्मल बॉडी होगा और E 1 है तो ब्लैक बॉडी। बस यही बात याद रखना है, E और A इंस्टेंट का ज्ञान नहीं देते, वो उस पूरे बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे E की अगर हम बात करें 0.5, क्या बात करें? 0.5। मान लो हमने कहा ये एक बॉडी है, इसका E है 0.5, ये एक ब्लैक बॉडी है, इसका E है 1। कितना है? इसका E 0.5 होने का क्या मतलब है कि अगर ये 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो ये कितना कर सकती है? 50। कितना कर सकती है? ये ब्लैक बॉडी है तो इसने 100 एब्जॉर्ब किया है तो एमिट भी कितना करेगी? और अगर इसने 50 एब्जॉर्ब किया तो ये एमिट कितना कर सकती है? लेकिन उतना करे ये जरूरी, ये कितना हीट एमिट कर पाएगी ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बाहर कितना टेम्परेचर है। मान लो मैं कह रहा हूं कि बाहर का टेम्परेचर इतना कम है, यहां से उसको उतने अमाउंट का रेडिएशन मिल ही नहीं रहा जितना वो एब्जॉर्ब कर सकती है। अरे क्लैरिटी है ना? एमिट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? तो भाई ये एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और एमिट कम करेगी, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाएगी? ताकि वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही एमिट कर सके। अरे क्लैरिटी है ना? क्लैरिटी है ना? अच्छा, अगर हम कहें एक बॉडी है, वो 100 जूल एब्जॉर्ब कर रही है और 50 जूल एमिट कर रही है। क्या भाई साहब? 100 जूल एब्जॉर्ब कर रही है और 50 जूल एमिट कर रही है, तो दोनों का इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग होगा। इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग होगा कि सेम होगा? यही समझना है पूरी फिजिक्स में, बस तब से मैं यही चिल्ला रहा हूं। ई और ए उस इंस्टेंट का ज्ञान नहीं देते हैं, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ई और ए इस बात का ज्ञान देते हैं कि वो बॉडी क्या कर सकती है। क्या वो बॉडी अगर 100 जूल एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या 100 जूल एमिट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? उस कर सकने पर ए और ई बराबर है भाई, कर रही है इस पर ए और ई बराबर नहीं है। बात समझे है कि नहीं? बात समझे है कि नहीं? अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम 100 जूल एब्जॉर्ब किए और एमिट किए 50 जूल। कितना एमिट किए? 50 जूल। लेकिन मेरी कैपेसिटी 100 जूल एमिट करने की है। अगर हम 100 जूल एब्जॉर्ब किए हैं तो हमारी कैपेसिटी 100 जूल एमिट करने की है, तभी मैं कह रहा हूं कि मेरा ई और ए बराबर है। अब मैं एमिट कर रहा हूं कितना? 50। एब्जॉर्ब कितना किया हूं? 100। तभी तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना? क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरी टेंडेंसी है कि मैं अपने पीक पर रहूं, जहां मैं जितना एब्जॉर्ब कर रहा हूं उतना ही एमिट करूं। अगर मैं एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा हूं, एमिट कम कर रहा हूं, तो मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा के ले जाऊंगा उस हद तक जहां पर मैं जितना एब्जॉर्ब कर रहा हूं उतना ही एमिट कर सकूं। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो, अगर ई और ए अलग अलग होता
बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है ई और ए, क्लियर है ना। अगर ई और ए अलग अलग होता तो क्या ये कभी संभव होता कि कोई बॉडी ठंडी हो सकती या गर्म हो सकती? नहीं। अगर मेरी लिमिट है 100 जूल एब्जॉर्ब करने की और 50 जूल एमिट करने की, बहुत डीप फिजिक्स है, समझ लेना। अगर मेरी लिमिट हो गई कि मैं 100 एब्जॉर्ब करूंगा और 50 एमिट करूंगा, तो बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एब्जॉर्ब कितना करूंगा? 100, एमिट कितना करूंगा? 50। ई और ए सेम होने का क्या मतलब है? कि मैं क्या कर रहा हूं उससे मतलब है, या मैं क्या कर सकता हूं? अरे क्लैरिटी है कि नहीं? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, समझे। हम बार बार इसी में घूमते रहते हैं, ई और ए बराबर कैसे? सर एब्जॉर्ब किया 50, एमिट किया 10, तो मतलब इमिसिविटी कम होनी चाहिए और एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ई और ए उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं देते। किस बात का ज्ञान देते हैं? क्या वो कर सकता है। जैसे अगर हम कहें ये कॉपर है और हम कह रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम है, दोनों को हम हीट दिए, हम देख रहे हैं कॉपर ज्यादा गर्म हो रहा है और एल्यूमिनियम कम। लेकिन अगर हम इन दोनों को उठा के ऐसी जगह रख दें जहां का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्या दोनों का टेम्परेचर बढ़ के 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्या दोनों सेम एब्जॉर्ब और एमिट कर रहे हैं? नहीं, ये एब्जॉर्ब अलग कर रहा है, ये एब्जॉर्ब अलग कर रहा है, लेकिन जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर, जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही ये एमिट कर रहा है। किस बात पे डिपेंड करेगा? ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन किस बात पे डिपेंड करेगा? इस बॉडी के ई और ए पर। अरे क्लैरिटी है ना? अब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो एमिट करेगा, तो क्या होगा? ई और ए बराबर। कभी भी इस बात की गलती में मत पड़ना कि ई और ए किसी इंस्टेंट का ज्ञान है। किसी इंस्टेंट पे सर ई हमने 1000 जूल एब्जॉर्ब किया तो हमारा ए ज्यादा है, एमिट 100 जूल किया तो हमारा ए कम है, या ई हमारा कम है। अरे क्लैरिटी है ना? हमेशा ए और ए किस बात का ज्ञान है? कि उस बॉडी की कैपेसिटी क्या है। अगर वो बॉडी 20 जूल एब्जॉर्ब कर सकती है, सोचो हम तुमसे कहे दो बॉडी है, एक बॉडी है वो 20 जूल एब्जॉर्ब कर सकती है तो एमिट भी कितना कर सकती है? 20 जूल। एक बॉडी है वो 50 जूल एब्जॉर्ब कर सकती है और एमिट भी कितना कर सकती है? तो किसका ई ज्यादा होगा? 50 वाले का। किसका ए ज्यादा होगा? 50 वाले का। किसका ई कम होगा? 20 वाले का। किसका ए कम होगा? 20 वाले का। क्या 20 वाले का ई और ए बराबर होगा कि नहीं? क्या 100 वाले या 50 वाले का ई और ए बराबर होगा कि नहीं? इस बात का ज्ञान है भाई साहब, समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अब सुनिएगा। अरे भाई 9:53 पढ़ा दिए क्या? पता ही नहीं चला। हमको नहीं पता चला, तुम्हें चला क्या? हाँ सर, हम तो बोर हो रहे थे सर, पता नहीं क्या एब्जॉर्ब और एमिट खेल रहे हैं आप। चल भाई